सुप्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप सब सभी अच्छे होंगे। मैं भी अच्छा हूं और हम सभी अच्छे हैं जो आप लोग के लिए हमेशा से कार्यरत हैं। और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दीक्षा क्लास स्टडी पर। चलिए, जैसा कि पिछले लेक्चर में हम लोग देखे थे क्या कि विकास के स्तर पे हम लोग को जितने भी देश है उसको कितने भागों में बांटा गया है। विकसित देश, विकासशील देश, अल्प विकसित देश। विकसित देशों के बारे में हम लोगों ने देखा था कि विकसित देश वैसे देश होते हैं जिनकी इकोनॉमी क्या होती है, पूरे उच्च स्तर पे होती है। विकासशील देश वो होते हैं जो अपने पास उपलब्ध संसाधनों का प्रयोग तो कर रहे होते हैं परंतु पूर्णतया प्रयोग नहीं कर पा रहे होते। तो वैसे देशों को हम किसके अंदर रखते थे? विकासशील के अंतर्गत रखते थे। और अल्प विकसित देश वह होते थे जिनके पास साधन तो है लेकिन वो अभी तक उसका प्रयोग कर ही नहीं पाए हैं। वो बेचारा पूर्णतया भी कृषि क्षेत्र पर निर्भर है। तो वैसे देश को हम किसके अंतर्गत रखते थे? अल्प विकसित के अंतर्गत रखते थे। तो आज हम लोग जो देखने वाले हैं, कल हम लोग संरचना तैयार कर ही दिए थे कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक देखने वाले थे। अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक। आइए अर्थव्यवस्था के क्षेत्रक के बारे में बात करते थे। ये क्लास ऐसा होने वाला है कि अब तक आपने जितना पढ़ा और अब तक आपने जितना पढ़ा उसके बारे में टोटल के टोटल जो जो चीज में प्रॉब्लम होगा वो आज क्लियर हो जाएगा। सारे के सारे क्लास से ऊपर हम जितना भी पढ़ चुके हैं उस सब में से रिलेटेड ये है और आपके एग्जाम के लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है आपका। ठीक है, ये मत सोचिएगा कि एग्जाम इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए, उससे पहले हम लोग ये देखते हैं कि कल के होमवर्क्स में किन इनका नाम आया था। कल के होमवर्क्स में जो बच्चे लोग जनरेशन किए हुए थे उनका नाम है रुचि कुमारी, जो हमेशा से कर रहे थे वो बेचारी और अच्छे से मेहनत भी करती है, अच्छी स्टूडेंट है, उनका हैंडराइटिंग बहुत अच्छा है। दूसरा ऋषि कुमारी, अशफाक आलम, स्तुति और प्रिया कुमारी, इनका आंसर आया था। आशा करते हैं आप लोग इसी प्रकार से मेहनत करते रहिएगा और आगे प्रगति करते रहिएगा। थैंक यू सो मच आंसर राइटिंग के लिए। नेक्स्ट, कल कमेंट बॉक्स में कुछ प्रॉब्लम भी आए थे। सबसे पहले उस प्रॉब्लम को देख लेते हैं। अमृता कुमारी करके कुछ नाम है उनका प्रॉब्लम था सर जीडीपी क्या है। सबसे पहले हम लोग जीडीपी समझते हैं। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी को हम क्या कहते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं सकल घरेलू उत्पाद। अब इंग्लिश, डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये हो गया हिंदी में हमारा क्या हो जाएगा? सकल घरेलू उत्पाद, और इंग्लिश में हो जाता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो आखिरकार ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या सकल घरेलू उत्पाद का परिभाषा क्या है या होता क्या है, इसके मायने क्या है, इस सब को मुझे देखना पड़ेगा। आइए हम इसको पहले समझते हैं, नेक्स्ट हम आज की क्लास की तरफ बढ़ेंगे। इसका सबसे पहले मैं परिभाषा लिखता हूं, पुनः फिर मैं इसको समझाऊंगा कि यह होता क्या। किसी भी देश में एक वर्ष में, किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल वैल्यू ही क्या कहलाता है? जीडीपी कहलाता है। ध्यान दीजिए क्या कह रहे हैं हमारा कि किसी भी देश में
एक वर्ष में, या एक, क्या हम कहीं आप परिभाषा देखिए उसमें लिखा हुआ किसी खास वर्ष में, तो किसी खास वर्ष कहने का मतलब ही होता है एक वर्ष। तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तु, ये जितने भी उत्पादित वस्तु है वो सबका तथा सेवाओं का कुल वैल्यू जितना होगा पूरे के पूरे साल भर का, वो सबका जीडीपी कहलाएगा, वो देश का जीडीपी कहलाएगा, जीडीपी। तो सर इसको समझे कैसे, ध्यान दीजिए। कोई बच्चा होता है, हम लोग पर ईयर टेस्ट देते हैं, एग्जाम देते हैं। जब हम एग्जाम देते हैं तो एग्जाम देने के बाद हम लोग को जितना भी मार्क्स होता है, हम लोग टोटल एग्जाम जो देते हैं, हिंदी का देते हैं, हिंदी का देने के बाद इंग्लिश का देते हैं, इंग्लिश के बाद मैथ का देते हैं, मैथ के बाद हम लोग क्या चीज का देते हैं, सोशल स्टडीज का देते हैं, सोशल स्टडीज के बाद संस्कृत का देते हैं, संस्कृत के बाद हम लोग क्या चीज का, शायद हाँ इतने सब्जेक्ट होते हैं हमारे पास। ये टोटल के टोटल 500 का टेस्ट देते हैं। और फिर उसके बाद हम लोग का जब रिजल्ट निकलता है तो रिजल्ट में हम लोग को इतना दिखाया जाता है कि हम लोग को इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, 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 और इस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया। और जब टोटल का सब्जेक्ट का मार्क्स पता चल जाता है तब हम लोग को टोटल मार्क्स बताया जाता है, टोटल मार्क्स बता दिया जाता है। बिल्कुल इसी प्रकार से हमारे देश की इकोनॉमी भी होती है, या किसी की देश की इकोनॉमी को इसी प्रकार से बांटा गया कि किसी भी देश में एक वर्ष में, बिल्कुल एक वर्ष में, तो एक वर्ष में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का कुल वैल्यू, तो हमने हिंदी में इतना कमाया, इंग्लिश में इतना कमाया, मैथमेटिक्स में इतना कमाया, संस्कृत में इतना कमाया, सॉरी क्या नाम है इसका, सोशल स्टडी में इतना कमाया, संस्कृत में इतना कमाया, और इसका टोटल हम लोगों को दिया, जिससे हमको यह पता चल सके कि आप इतने अच्छे तरीके से आपने मेहनत किया है, आपको इतना मिला। तो ये कुल वैल्यू जो हमारा मिला ना, तो एक तरह से ये हमारे पढ़ाई का जीडीपी हो गया। उसी प्रकार से हमारे देश के जब एक वर्ष में उत्पादित वस्तु तथा सेवाओं का जब मूल्य अगर दे दिया जाता है तो यह जीडीपी के अंतर्गत आता है। और यह किसी भी देश के इकोनॉमी को जो प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, वह गिर रहा है या क्या कर रहा है, उसकी स्थिति को बताने के लायक है। आप भी इसमें देख करके आप समझ जाते हैं कि कौन सा बच्चा मेहनत किया है, कौन से बच्चे का किस सब्जेक्ट में वीकनेस है, कौन सा बच्चे का किस सब्जेक्ट सबसे मस्त है। तो इससे हम लोग इजाजा लगाते हैं, बिल्कुल इससे हमको अपने देश में यह बात पता चलता है। आशा करते हैं आपकी प्रॉब्लम समाप्त हो गई होगी। ठीक है, चलिए अब आज की क्लास की तरफ चलते हैं। ये शायद अमृता कुमारी का प्रॉब्लम था, सर जीडीपी क्या होता है, और शायद एक और प्रॉब्लम था उनका, लेट मी चेक, वेट। अब उनका दूसरा प्रॉब्लम था सर विकासशील क्या है। चलिए विकासशील को पुनः हम समझते हैं। विकासशील, देखिए विकासशील का मतलब क्या होता है कि वो बेचारा ना तो विकसित है और ना ही अल्प विकसित है। इसका हम दो तात्पर्य निकाल सकते हैं। वह ना तो विकसित है और ना ही अल्प विकसित है, अविकसित है। मतलब वो कहां अटका हुआ है, बीच मझधार में अटका हुआ है। ना तो पूरी तरीके से विकसित है और ना ही वो बेचारा सबसे निचले स्तर पर है, वह बीच में अटका हुआ, मझधार में अटा हुआ है, डायनेमिक में। तो ये हो गया हमारी ऐसी स्थिति जो इस स्तर तक उसे पहुंचना है। शुरुआत उसने किस स्तर से की, इस स्तर से, मतलब सबसे छोटे स्तर से यह आगे की तरफ बढ़ रहा है, वह विकास की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, आपका पहला नंबर चैप्टर ही है अर्थशास्त्र का। ये जस्ट इसके बाद से मैं आप लोगों को फर्स्ट नंबर चैप्टर स्टार्ट करने वाला हूं, तो उसमें पढ़ाऊंगा मैं कि क्या होता है विकास आखिरकार। तो मैंने क्या बोला कि जब कोई देश या कोई कंट्री क्या होता है, विकास के स्तर पर जब आगे की तरफ बढ़ने लगे, दिन प्रतिदिन वो क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ना शुरू करता है। ठीक, तो जब वो शुरू किया तो ना पूर्णतया विकसित हुआ और ना हम कह सकते कि सबसे निचले स्तर पर, तो बीच वाली स्थिति में है, तो वह विकासशील कहलाएगा। क्या कहलाएगा, विकासशील।
विकासशील कहलाएगा। अब वही हाल तो हमारे देश का है। हमारे देश के पास जनसंख्या सोचो कितना है कि पूरे के पूरे विश्व में दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, अगर हम मानव की बात कर ले तो मानव में ही सोच कर देखिए आप, बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम कल मैंने दिया था वुमेन एंड वुमेन एम्पावरमेंट का। तो वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब बताते हैं महिला या महिला सशक्तिकरण, इसको हिंदी में कहते हैं। तो जिस प्रकार से विकसित देश अपने पास जितना चीज उपलब्ध है उन सबका समुचित दोहन कर पा रहे हैं, क्या हम कर पा रहे हैं? नहीं कर पा रहे हैं। जितना भी हम उसका दोहन नहीं कर पाते हैं। हमारे पास इवन मानव संसाधन है उसका भी हम दोहन नहीं कर पा रहे हैं कि देखिए जितना हम लोग के वैल्यू होता है लड़का का जितना वैल्यू होता है उतना लड़की का वैल्यू नहीं दिया जाता। एक मिनट आप सोच कर देखिए, वही काम मैं करता हूं या लड़का करता है तो उसको मान लो कि अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन वही काम जब लड़की करती है इवन उससे अच्छा भी करती है तब भी उनको सैलरी थोड़ा कम दिया जाता है। ऐसा क्यों? ये भेदभाव विकसित राष्ट्रों में नहीं देखा जाता, ये सिर्फ और सिर्फ हम लोग के राष्ट्र में देखा जाता है। ऐसा क्यों? यही कारण है कि हमारा देश विकासशील स्थिति में अभी, क्योंकि हमारे पास जितना हमारे पास संसाधन है उनका हम समुचित दोहन नहीं कर पा रहे हैं। इसका सॉल्यूशन एक ही है, मेरे से अगर पूछोगे तो हम सॉल्यूशन यही बताएंगे तुम्हें कि हमारे पास जितना संसाधन है हमारे विकसित राष्ट्र होने के लिए कि पूरे संसाधन का अच्छी तरीके से उसे क्या कर पाए हम दोहन करें, तब जाकर हमारा देश विकसित राष्ट्र बनेगा। ठीक है, हम किसी भी चीज का सिर्फ और सिर्फ निगेटिव ही पॉइंट नहीं देखेंगे, दोनों पॉइंट देखना पड़ता है, निगेटिव प्लस पॉजिटिव। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं आज क्या पढ़ना है। आज अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के अंतर्गत मैंने इसको 3 भागों में बांटा था, आशा करते हैं आप लोग इतना देखे होइएगा। तो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र के आधार पर कितने भागों में मैंने बांटा था? 3 भागों में। पहला हमने बांटा था प्राथमिक क्षेत्र, पहला हमने बांटा था प्राथमिक क्षेत्र। तो पहला जो बांटा था उसका नाम था प्राथमिक क्षेत्र या प्राथमिक क्षेत्रक बोल सकते, बताए थे। दूसरा जो था वह था द्वितीयक क्षेत्रक, द्वितीयक क्षेत्र। तीसरा जो था हमारा तृतीयक क्षेत्र। अब आखिरकार यह प्राथमिक क्षेत्र होता क्या है, द्वितीय क्षेत्र होता क्या है और तृतीय क्षेत्र होता क्या है, इसे समझना है हमें। ठीक है, तो इसको हम समझेंगे। तो बारी बारी से हम पुनः पहुंचते हैं कि आखिरकार यह है क्या, प्राथमिक क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर द्वितीय क्षेत्र किसे कहते हैं, फिर तृतीय क्षेत्र किसे कहते हैं, और पुनः इसको हम बारी बारी से लिख करके पढ़ करके तब फिर तीनों को तुलना करके तब समझेंगे, ताकि हम लोग को अच्छा से समझ में आ जाए। आइए हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो हम पहला कौन सा उठाएंगे, ऑपरेशन करेंगे किसका? प्राथमिक क्षेत्र का। चलिए ऑपरेशन करते हैं प्राथमिक क्षेत्र का कि यह है कहां से, आया कहां से, किसका क्या है। चलिए पहला भाग हमने उठाया प्राथमिक क्षेत्र। देखिए यह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, यह क्षेत्र वह क्षेत्र होता है, इसको लिखते हैं अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को उत्पाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है। लाया जाता है, क्या कहलाता है? प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है।
पता है इसका दूसरा नंबर पॉइंट अगर हम लिखे तो क्या लिखेंगे? इसका दूसरा नंबर पॉइंट, इस प्राथमिक क्षेत्र को ही हम लोग कृषि क्षेत्र कहते हैं। समझेंगे इस बात को कि इसको कृषि क्षेत्र क्यों कहते हैं। इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं, इसे कृषि क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इसे मैंने लिखाया अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक वस्तुओं को उत्पाद के रूप में, मैंने क्या लिखा? उत्पाद के रूप में उपयोग में लाया जाता है, प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। ऐसी कोई भी वस्तु जो प्राकृतिक रूप से हमें प्राप्त होती है, उन सारे के सारे चीजों का प्रयोग हम जिस रूप में करते हैं वो हमारा प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। कृषि क्षेत्र इसलिए इसे कहा जाता है क्योंकि कृषि में हम जितना भी चीजों का प्रयोग करते हैं वो हमारे प्राकृतिक रूप से आता है, वो मानव के द्वारा नहीं होता। हम उसमें श्रम लगाते हैं लेकिन उपजता कैसे है? वो प्राकृतिक रूप से उपजता है। ठीक है, हमने अपना श्रम दिया, तब बिना श्रम दिए हुए तो वो संसाधन बन नहीं सकता, सीधी सी बात है। तो ये प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। हम जब तुलना करेंगे तो सब अच्छे से समझ में आएगा आप लोगों को, इसीलिए हम हर चीज में तुलना करके बताते हैं आप लोगों को। अब आगे की तरफ देखिए, द्वितीय क्षेत्र प्रवेश करते हैं। यह द्वितीय क्षेत्र होता क्या है? द्वितीय क्षेत्र, इसका परिभाषा यह होगा, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राकृतिक द्वारा या प्राथमिक क्षेत्र के वस्तुओं को प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है, द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। अब इसका दूसरा नंबर पॉइंट जो हम लिखेंगे, इसमें हम लोग लिखेंगे इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को कच्चे माल की तरह प्रयोग किया जाता है, क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र। देखिए ध्यान दीजिए, फिर से मैं कह रहा हूं, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें प्राथमिक क्षेत्र की वस्तुओं को, ये वस्तुओं के जगह पे हम उत्पाद भी लिख सकते, तो वही बात होता है उत्पाद। वस्तु या उत्पाद, उत्पाद को कच्चे माल के रूप में, क्या चीज के रूप में? कच्चे माल के रूप में, कच्चे माल की तरह प्रयोग करते हैं, किया जाता है, तो क्या कहलाता है? द्वितीय क्षेत्र कहलाता है। इसे औद्योगिक क्षेत्र भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, जैसे में हम लोग को कुछ भी बनाना होता है, इवन क्या कहते हैं, अगर मान लीजिए कि हमको ये पेज ही बनाना है या कोई भी कपड़ा ही बनाना है,
तो हमने क्या किया, ये सबसे पहले रुई बनता है, रुई से फिर धागा बनेगा, तो रुई कहां से प्राप्त, कपास के पौधे से प्राप्त हुआ, उसको मैं लेकर जाता हूं, तो कपास के पौधे तक से जो मैं रुई प्राप्त किया वो प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। लेकिन जब ये उसको सिंथेट करने के लिए हम कहां लेकर गए, कारखाने लेकर गए, तो वो कच्चा माल के रूप में हमने क्या किया, उस कारखाने में प्रयोग किया, तो वहां पर वो औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। अब वहां पर मैं उसको क्या करूंगा, धागा बनाऊंगा, तब जाके कपड़े की बुनाई होगी। तो वैसी जगह पे उसका रूप बदल जाता है और वह कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आना शुरू कर देता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आना शुरू कर देता है। अब समझिए कि जब ये हम इसके कच्चे माल को, प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल का प्रयोग करना अगर शुरू करेंगे, तो वो जब ये फैक्ट्री में जाएगा, तो फैक्ट्री में जाएगा तो फैक्ट्री को हम क्या कहते हैं, औद्योगिक कहते हैं कि नहीं कहते हैं, इसीलिए इस क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। अब आ जाइए तृतीय क्षेत्र, और पुनः नहीं, अब पहले प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीय क्षेत्र, इस दोनों को तुलना करके समझ लेते हैं, तब तृतीय क्षेत्र समझाऊंगा मैं। अब आ जाइए प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीय क्षेत्र को पुनः हम समझते हैं, यह है क्या और यह कैसे दोनों एक दूसरे से विपरीत है या दोनों से मिला जुला है। क्षेत्र प्राथमिक क्षेत्र तथा द्वितीयक क्षेत्र। प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है और द्वितीयक क्षेत्र क्या होता है, देखिए प्राथमिक क्षेत्र ऐसी कोई भी वस्तु जो हमें उत्पाद के रूप में प्राप्त हो, कोई भी वस्तु जो प्राकृतिक से प्राप्त हो, उत्पाद के रूप में, इसको हम इसमें रखेंगे, यह कृषि क्षेत्र कहलाएगा। कृषि क्षेत्र कहलाता है, यह कृषि क्षेत्र कहलाता है, यह कृषि क्षेत्र कहलाता है। और कृषि क्षेत्र, इसके एग्जाम्पल्स दो चार और हैं, देखते हैं इसको। जैसे हो गया कृषि, मत्स्य पालन, पशुपालन, मत्स्य पालन, पशुपालन, .etc। ठीक है, अब इसमें आइए, इसमें क्या होता है, प्राकृतिक या प्रथम क्षेत्र से द्वारा प्राप्त, प्रथम क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं, प्रथम क्षेत्र से प्राप्त वस्तुओं को कच्चे माल के रूप में प्राप्त करते हैं, कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं। इसे औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। इसके एग्जाम्पल्स में हो जाएंगे निर्माण, विनिर्माण, गैस, विनिर्माण, निर्माण, गैस, जल तथा विद्युत, जल तथा विद्युत .etc। अब आइए हम पुनः इसको समझते हैं।
प्राकृतिक क्षेत्र, कोई भी वस्तु किस रूप में प्राप्त होती है? प्राकृतिक से प्राप्त होती है। अब प्राकृतिक से किस रूप में प्राप्त होगी? तो उत्पाद के रूप में प्राप्त होगी, क्योंकि वो सबसे कच्चा माल है, वो ठीक है, वो उत्पाद है, किसी भी वस्तु का शुरुआती दौर है वह, तो वह उत्पाद के रूप में हमने प्राप्त किया। और इसमें क्या होता है? वही उत्पादित वस्तु जो उत्पन्न हुआ है, उन सारे वस्तुओं को हम क्या करेंगे? फैक्ट्री में लेकर के आएंगे, तो वह कच्चा माल कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? और कि अभी वो पक्का नहीं बना है, अब वो कच्चा माल है। अब वो कच्चा माल को हम क्या करेंगे? पुनः मशीन के द्वारा प्रयोग करके उसको बदलेंगे, हमको जिस रूप में बदलना है, और तब जो बदलेगा तो उसके रूप में परिवर्तन आएगा। तो कच्चे माल के रूप में प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं? औद्योगिक क्षेत्र कहते हैं। और यह कृषि से संबंधित क्षेत्र होता है, खेत से संबंधित क्षेत्र होता है, प्राकृतिक से संबंधित क्षेत्र होता है, इसीलिए कृषि क्षेत्र कहलाता है। और यह हमेशा फैक्ट्रियों में यह काम होता है, ऐसे क्षेत्रों को हम द्वितीयक क्षेत्र कहते हैं। इसमें क्या होता है? जैसे विनिर्माण हो गया, निर्माण। अब ध्यान दीजिए, कोई भी वस्तु का अगर निर्माण करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो किसके अंतर्गत आएगा? हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत। यहां पे हमने क्या किया? पैदा किया। निर्माण यह वर्ण यहां पर प्रयोग नहीं होगा, यही तो सूक्ष्म अंतर है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या हुआ? मैंने उत्पादित किया उसको, यहां पर भी हमने उत्पादित किया, लेकिन उसका मैंने निर्माण किया, क्योंकि पहले से वो कोई वस्तु था, उसके स्वरूप में मैंने परिवर्तन लाया। अब मैंने उसके परिवर्तन लाया, तब वो निर्माण कहलाएगा। समझ में आ रही बात? तो वहां पे चाहे गैस ही है, गैस ऑलरेडी प्राकृतिक रूप में उपलब्ध था हमारे पास, लेकिन हमने क्या किया? उसको सिलेंडर में भर करके तब हम आपके घर पे पहुंचाए। तो क्या किए? उसके निर्माण में हमने परिवर्तन लाया, पहले से उपस्थित था, लेकिन उसका प्रयोग मैंने क्या किया? अंतर लाया। तो वह किसके द्वारा समझ होगा? द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगा। समझ में आ गई बात? प्राथमिक क्षेत्र के एग्जांपल में देख लेते हैं, कृषि, मत्स्य पालन। अब देखिए, मत्स्य का मतलब होता है मछली, मछली पालन। मछली क्या आप बनाते हैं? संभव ही नहीं कोई मनुष्य बना ले, वो प्रकृति के द्वारा प्रदत्त है, हम उसका प्रयोग करते कि नहीं करते हैं? अब वही मछली है। अब ध्यान दीजिए कि मछली का हम लोग सर इसके रूप में कैसे प्रयोग करेंगे? यहां से हम लोग इसका हम उत्पाद के रूप में से कैसे? अब मछली है, मछली को लेकर के जाएंगे फैक्ट्री में, अगर मछली का तेल निकालना है तो हम क्या करेंगे? मशीन के द्वारा उसका तेल निकाल लेंगे। अगर कांटे की जरूरत है, हम उसका कांटा निकाल के उसका प्रयोग करेंगे। उसके किसी और चीज की जरूरत है, हम क्या करेंगे? उसको हम फैक्ट्री में ले आकर के उसका मुंह वो चीज निकाल लेंगे, जिसके द्वारा हम यहां पर उसका हम प्रयोग में अंतर ला दिए कि ला दिए। तो यहां पर जब ये आ गया, वह द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया, लेकिन यहां तक जब ये तक था, वो हमारे किसके क्षेत्र के अंतर्गत हो जाएगा? प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत आएगा। उसके बाद पशुपालन, पशुपालन हमारा प्राकृतिक क्षेत्र के अंतर्गत ही आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? अब ध्यान दीजिए, विद्युत, विद्युत भी हमारा द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, याद रखिएगा। सबसे बढ़िया इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं सेवा क्षेत्र, जो इन सब से हट करके है, और फिर हम आपको बताएंगे कि भारत की इकोनॉमी किस पर टिकी हुई है और ज्यादातर किस तरीके से वो प्रोग्रेस कर रही है, और किस क्षेत्र से भारत को सबसे ज्यादा मुनाफा है। आइए इसके बाद हम समझते हैं। अब आ जाइए तृतीयक क्षेत्र में, जो मुझे सबसे अच्छा लगता है सीरियसली। अभी इवन आप जो कर रहे हैं ना, वो सभी इसके अंतर्गत आएंगे, मैं अभी बताने वाला हूं। आ जाइए तृतीयक में। तृतीयक क्षेत्र ये सेवा क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। तृतीयक क्षेत्र हम क्या कहते हैं? सेवा क्षेत्र। वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवा का उत्पादन किया जाता है। इसका परिभाषा हम लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? वह क्षेत्र या अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है, क्या कहलाता है? तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। ध्यान दीजिए, इसको क्या कर रहा है?
वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। इसके एग्जाम्पल्स कुछ भी आप लिख लीजिए, इसमें सब कुछ सही है। व्यापार हो गया, हॉस्पिटल हो गया, शिक्षक हो गया, ये सारे के सारे चीज हमको इसके अंतर्गत रख सकते हैं। जैसे संचार हो गया, डॉट 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 ETC। अब आइए ध्यान दीजिए, यह है क्या, और सारे के सारे क्षेत्रों को मैं इसे ही अच्छा मानता हूं। लेकिन एक बात याद रखिए, अच्छा तो मैं मानता हूं, लेकिन बिना प्राथमिक क्षेत्र, बिना द्वितीयक क्षेत्र के इसका निर्माण संभव नहीं है। इसके निर्माण के लिए हमें प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र की सहायता लेनी ही पड़ेगी। ठीक है, कैसे वो भी हम देखेंगे। वह क्षेत्र जिसमें विभिन्न प्रकार के सेवाओं का उत्पादन किया जाता है तृतीयक क्षेत्र कहलाता है। देखिए व्यापार है, व्यापार में क्या होता है कि हमने क्या किया, अपना एक शॉप खोला, एक व्यापार बनाया, ठीक है, वो हमारा हो गया। ठीक, अब जितने भी कच्चे माल आएंगे, जितने भी कच्चे उत्पाद आए, वो कहां से है, प्राथमिक क्षेत्र से है। और वही कच्चा उत्पाद किस रूप में पहुंचा, फैक्ट्री में पहुंचा। अब वो क्या किया, वो फैक्ट्री में जाने के बाद उसको मैंने क्या किया, बदल दिया। अब उसको मैंने पैकिंग किया, वो सब चीज लिया, पैकिंग हुआ, तो हमारा द्वितीयक क्षेत्र में आ गया। लेकिन वो वहां से पैकिंग होने के बाद उसको, जैसे याद कीजिए फर्स्ट या सेकंड वीडियो में मैंने बताया होगा आप लोगों को कि जैसे मान लीजिए हम किसी भी चीज को फैक्ट्री अगर खोलते हैं तो सबसे पहले हमको क्या चीज की जरूरत पड़ती है, एक जगह की जरूरत पड़ती है, मैंने जगह खरीद ली। फिर हमको पैसे की जरूरत पड़ती है, पैसा ले लिया हमने, पूंजी हो गया वो हमारा। फिर मैंने उसमें लगा दिया, फैक्ट्री बन गई। फिर हमको वर्कर की जरूरत पड़ी, मैंने वर्कर लाया, वर्कर की हमको जरूरत पड़ गई। अब मेरे पास माल चाहिए, कच्चा माल, ताकि उसे बना सके। जो हम लोग मजदूर लाए हैं, मजदूर कोई ना कोई काम तो करेगा, तो कहां से आएगा, तो प्राथमिक क्षेत्र से मैंने क्या लिया, कच्चा माल मंगा लिया। अब वह कच्चा माल उस फैक्ट्री में क्या होगा, बनेगा। तो वह वहां पर बना, मैंने फैक्ट्री का प्रयोग किया, तो फैक्ट्री का प्रयोग कर लिया, तो द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आ गया हमारा। अब वहां पर वो माल क्या हो गया, पैक हुआ। अब माल पैक हुआ तो उसको सेल भी करना है हमें। सेल करने के लिए हमको क्या जरूरत है, एक मार्केट की जरूरत है। अब उसके जो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के जो मालिक है, जो मालिक, वह क्या करेगा, जगह खोजेगा कि कहां पर हम अपना माल दें तब हमको बिकेगा। ठीक है, तो वो क्या करेगा, मार्केट की तलाश करेगा। फिर वहां पर आने के बाद वो अपना माल भेजेगा। तो जब ये मार्केट में माल आया, हम क्या करते, उसको खरीदते हैं। हम क्या करते हैं, उसको खरीदते हैं। तो हमारी सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वो क्या किया, माल बनाया, अब माल बना करके हमारे पास पहुंचाया, फिर मैं उसका प्रयोग कर रहा हूं, तो मेरे लिए सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, वो मेरा सेवा कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, तो इसीलिए इसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत कहते हैं। समझ में आ रही बात, तो इसको सेवा क्षेत्र कहते हैं। तो मतलब जितने भी चीज है प्राकृतिक तरफ से तो आता है, लेकिन वह बनता तैयार माल कहां होता है, द्वितीयक क्षेत्र में होता है। ठीक है, और वह जो आता है उसके बाद हम लोग जब उसका प्रयोग करना शुरू कर देते हैं तो सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब मान लीजिए सड़क, इसका एग्जाम्पल तो हमने सड़क लिखा ही नहीं, आइए ना, सड़क भी लिख सकते हैं आप। सड़क, परिवहन, लो परिवहन भी लिख देते हैं हम, डॉट 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 ETC। ध्यान दीजिए, सड़क में क्या होता है कि सरकार आई, सड़क बना दी। अब सड़क बना दी तो किसके लिए बनाई है, क्या वो अपने चलने के लिए बनाई है, नहीं, वो हम सभी का प्रयोग के लिए है। ठीक है, तो वो क्या चीज के क्षेत्र के अंतर्गत रखेंगे, तो वो तो सर कच्चा माल से आया नहीं, वह कहां से आया, आना तो द्वितीयक क्षेत्र से आया, तो वह किस चीज के रूप में प्रयोग होगा, वह तृतीयक क्षेत्र के रूप में प्रयोग होगा, सेवा क्षेत्र के रूप में प्रयोग होगा। अब आज हमारा परिवहन मतलब गाड़ी घोड़ा। गाड़ी घोड़ा क्या है, वो बेचारा अपना पूंजी लगाता है, गाड़ी खरीदता है, और फिर वो किसके लिए गाड़ी खरीदता है, क्या अपने लिए, नहीं, वो हम सभी के लिए गाड़ी खरीदता है ताकि हम सब उसका प्रयोग कर सके। हमको अपने समय पर, गंतव्य समय, हमको कहीं पे जाना है, गंतव्य जगह पहुंच जाए अपने समय पे। फिर इस सड़क पर परिवहन दौड़ना शुरू करता है, गाड़ी दौड़ना शुरू करता है ताकि हम अपने जगह पर उचित समय पर पहुंच सके। तो हमारी सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो वैसे क्षेत्र जिससे सेवा का भाव झलकता हो, वह क्षेत्र कौन सा क्षेत्र कहलाएगा, सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। जैसे हमारा अभी हम शिक्षक लिखे हैं, तो शिक्षक कैसे हो गया, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक सेवा दे रहे हैं, आओ और ज्ञान लेकर जाओ, सीधी सी बात है। तो ये एक सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। ठीक है, निस्वार्थ भाव से आगे हो गया। चलिए आगे देखते हैं।
ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आ गया। तो ये था हमारी आज की क्लास, और ये बात बताते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपने इंट्रोडक्शन क्लास पूरा कर लिया। ये थी इंट्रोडक्शन की लास्ट क्लास आप लोगों की। तो इंट्रोडक्शन आप लोग खत्म हो गया, अब आप लोग का रियल चैप्टर स्टार्ट होगा कि अर्थशास्त्र के पहला नंबर चैप्टर आप लोगों को कि मतलब आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास किसे कहते हैं, या विकास चैप्टर का नाम ही है, तो वो क्या है, ठीक है, तो उसको हम लोग समझेंगे। लेकिन इतना तक का सबसे पहले टेस्ट लिया जाएगा, ठीक है। आप लोगों को टेलीग्राम पर टेस्ट कर ले, मैंने टेस्ट का प्रारूप भी बताया था, बच्चों को एक पोल मैंने सेंड किया था जिसे आप लोग को आंसर सेंड करने के लिए। एक गलती मैंने उसमें ये की थी कि मैंने टाइमिंग सेट नहीं किया। अब मैं जब क्वेश्चन सेंड करूंगा ना तो उसमें 30 सेकंड का टाइम होगा, मात्र 30 सेकंड के अंदर में आप आंसर किए तो किए, नहीं किए तो खत्म, ठीक। उसके बाद जितना बच्चा आंसर किया उसका नाम आप देख सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो इतना ज्यादा है। तो इंट्रोडक्शन का फुल टेस्ट आप लोगों को प्रॉब्लम्स ग्रुप में नहीं मिलेगी, और आप लोगों को नोटिफिकेशन वाले ग्रुप में मिलेगी, ठीक है। तो आप लोगों को टाइमिंग पब्लिश कर दिया जाएगा, कब होगा आप लोग उसके लिए तैयार रहिएगा, और पूरा फुल रिवीजन कीजिए जब तक अगला क्लास आता है तब तक। आशा करते हैं कि आज की क्लास आप लोगों को समझ में आई होगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग, बी हैप्पी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।